पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी 7 जून को नागपुर में होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यक्रम में दिखाई देंगे। इस खबर से देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल है। खास तौर पर कांग्रेस में वो न सिर्फ स्वयंसेवकों के पासिंग आउट कार्यक्रम का अहम हिस्सा होंगे, बल्कि वो अपने विचार भी रखेंगे। सबकी खासकर कांग्रेस की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि मुखर्जी क्या बोलते हैं। कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित ने तो खुलेआम प्रणब मुखर्जी को घेर लिया है। हालांकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इस मामले पर कुछ बोलने से परहेज करते हुए संघ के कार्यक्रम का इंतजार कर रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान के बाद बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि क्या आरएसएस कोई पाकिस्तानी संगठन है जो इस तरह मामले को उठाया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि राजनीतिक अस्पृश्यता अच्छी बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यह पहला मौका हो जब कोई दूसरी विचारधारा या दल का नेता संघ के कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हो। लगभग पिछले 1 दशक से संघ के शिक्षा वर्ग समापन समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर किसी भिन्न मतों वाले व्यक्ति को बुलाने की परंपरा रही है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और दलित नेता दादा साहेब रामकृष्ण सूर्यभान गवई, वामपंथी विचारों वाले कृष्णा अय्यर और कुछ अरसे पहले वरिष्ठ पत्रकार रहे और आपके नेता आशुतोष जैसे नाम इस कड़ी में शामिल हो चुके हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल के आखिरी महीनों में प्रणब और पीएम नरेंद्र मोदी के संबंध मधुर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के 7 जून को नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर के उद्बोधन का। कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले प्रणब दा ने कांग्रेस से अपना संबंध, यानी कि एक विचारधारा से ऊपर उठकर कोई भी राष्ट्रपति बनता है वो किसी दल का नहीं होता है, तो उन्होंने एक स्वतः ही अपना एक विच्छेद कर लिया था कि मैं एक गैर राजनीतिक शख्सियत के नाते मेरी पहचान होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग भी कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी हमेशा से कांग्रेस के एक नेता के रूप में पहचाने जाते रहे हैं और कई मर्तबा उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है और साथ ही राष्ट्रपति रहते हुए भी जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही थी, भीड़ कानून हाथ में ले रही थी, किसी पे हमला हो रहा था, तो उसको लेकर के असहिष्णुता का एक माहौल जो कहा था कि सरकार को उस पर गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ ऐसे मैटर है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी किसी के रिमोट से नहीं चलते हैं, अपने अंदाज से चलते हैं और 7 जून को उनके संबोधन पे भी सबकी निगाहें टिकी होंगी कि वो एक धर्मनिरपेक्ष के पक्षधर रहे हैं और वो क्या कह सकते हैं। खैर, लेकिन फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का एक तबका ही मानता है कि प्रणब मुखर्जी को जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, जा सकते हैं, वो किसी के भी जा सकते हैं।
तो इसी सब तमाम जो पहलू हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े राधेश्याम बत्रा साहब हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि प्रणब मुखर्जी पूर्व उपराष्ट्रपति के नाते वहां जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी के नाते नहीं जा रहे हैं। यह बात एक अलग है कि वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उसी नाते वो राष्ट्रपति पद तक भी पहुंचे, एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल उनके जाने को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे सदस्य रहे हैं जो हमेशा एक अपनी महत्वाकांक्षा लिए हुए रहे। जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई तो उसके बाद में प्रणब मुखर्जी, या इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई तो प्रणब मुखर्जी पहले आदमी थे जो चाहते थे कि प्रधानमंत्री का पद उन्हें हासिल हो। इसके लिए उन्होंने अपना जुगाड़ भी किया था। उसके बाद में जब दूसरा मौका मिला और उनको ना चुन करके, और सोनिया गांधी ने ये सारा जिम्मा सौंपा मनमोहन सिंह जी को, तो उससे भी वो बड़े आहत हुए थे। ये कुछ दबी बातें हैं जो कि नजर आती हैं। और तीसरा मौका जब राष्ट्रपति पद के लिए, जबकि बहुत अच्छा मौका था कि वो विपक्ष के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करते, तो उनको राष्ट्रपति पद के लिए करके और सक्रिय राजनीति से जैसे बाहर सा कर दिया, इस तरह का दृश्य है। अब ये सब चीजें कहीं उनके मन में होंगी निश्चित रूप से। और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यानी नरेंद्र मोदी जी को जैसे उन्होंने सहयोग किया, अक्सर राष्ट्रपति राष्ट्रीय माहौल पर टिप्पणी करने का सिलसिला रखता है, लेकिन एक टिप्पणी के अलावा सहिष्णुता वाले मामले पर, उसके अलावा उनकी कोई कभी टिप्पणी नहीं आई। बहुत सारे मौके मिले थे। तो इससे मेरा ऐसा ख्याल है कि कांग्रेस के वो लोग जो देख रहे हैं कांग्रेस को पृष्ठभूमि में, और ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की का जो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है आरएसएस, उसकी जो एक राष्ट्र के बारे में, दुनिया के बारे में और देश के बारे में और नागरिक के बारे में जो कल्पना है, और उसमें जिस तरह का सिलसिला बनता है, उससे मेल नहीं खाती जो कांग्रेस के या जो सेकुलर्स और डेमोक्रेट्स सोचते हैं आज के माहौल में, आज की स्टेट में। जब आप अंतर्राष्ट्रीय निगाह रखते हैं तो फिर आप पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंब वाले सिलसिले में लेते हैं। लेकिन यहाँ जब गोलवलकर जी का या फिर भागवत जी का यानी प्रारंभ करते हैं, या हेडगेवार साहब का, इन सब की जो टिप्पणियां रही हैं, जो ख्याल रहे हैं, उनसे ना इत्तेफाकी करने वाले लोग इस मुल्क में काफी हैं, जिस तरीके से इसको अपनाने वाले लोग भी काफी हैं। तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए कि अब अगर संघ की दीक्षा के वक्त में पूर्व राष्ट्रपति को संबोधन के लिए बुलाया जाता है, और वो जो बहुत प्रभावी नेता रहे कांग्रेस के, प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, साथ साथ में जिम्मेदारी से राष्ट्रपति के पद पे भी गए कांग्रेस के माध्यम से, वो अगर जाते हैं तो बड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि चूंकि वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये खासतौर से प्रणब मुखर्जी राजनीति शास्त्र में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और क्या इस मौके का वो कुछ उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे जिस तरीके से कोई कांग्रेसी वहां जाके, या सेकुलर वहां जाकर के, या डेमोक्रेट वहां जाकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर उस तरीके से बोले, या वो वही सब कहना चाहेंगे जो सुक्कर लगे भागवत जी को और दूसरे लोगों को। तो इसी कसमकश में, इसी असमंजस में पड़े हुए कांग्रेस के लोग चिंता में फंसे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सारी आहट हो रही है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने वजूद का एहसास भी करा दिया कि मैं हूं और मेरी हैसियत है। अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करते हो, तुम मुझे नहीं देख रहे हो, तो दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं, और दूसरे ऐसे लोग देख रहे हैं जिनका आज वर्चस्व है, वो मुझे आमंत्रित कर रहे हैं संबोधन के लिए, तुम मुझे कभी पूछते भी नहीं हो। तो ऐसा कुछ लगता है कि इस तरह की कुछ दमित इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं काम कर रही हैं, जिसके नतीजे मेरा ख्याल है कि आने वाली राजनीति पे पड़ेगा। जी देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। संघ जब से स्थापना संघ की हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजादी से पहले हुई, तब से ही संघ नागपुर से कुछ लोगों के साथ में एक सांस्कृतिक संगठन के नाते एक लगा के एक महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी देश में निभाई जानी चाहिए। कुछ लोगों ने इसको शुरू किया, उसकी शाखाएं शुरू हुई, और आज देश में एक बड़े, ये कह सकते हैं कि एक संगठन के रूप में जाना जाता है संघ। और संघ देश की
राजनीतिक पृष्ठभूमि में वो ताकत कही जा सकती है जो स्पर्श से अर्श तक की जो बात कहते हैं कही जाती है। यानी कि यहां मतलब सीधा है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही और दूसरी मर्तबा देश में भाजपा को क्लियर मेजोरिटी दिलाने में, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बनाने में एक बड़ी भूमिका कही जा सकती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए, बत्रा साहब हमारे साथ में। बत्रा साहब, प्रणब मुखर्जी को बुलाया जाना और काफी चर्चाएं जो जिस तरह की चल रही हैं, संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया है कि प्रणब मुखर्जी को जाना नहीं चाहिए, कि धर्मनिरपेक्ष हैं, और संघ को लेकर के उन्होंने कहा है कि एक कट्टरपंथी ताकत है और चरमपंथी ताकत है, देश में ऐसी विचारधारा को कोई जगह नहीं है। देखिए, ऐसा है कि प्रणब मुखर्जी साहब जा रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी संघ के कार्यक्रमों में पूजनीय बापू आ चुके हैं, माननीय अंबेडकर साहब को संघ के कार्यक्रमों में आ चुके हैं। उन्होंने वहां पर जाकर संघ के कार्यक्रम देख करके उन कार्यक्रमों की प्रशंसा भी की है। और संघ का किसी व्यक्ति विशेष से कोई ना तो विरोध है और ना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति इस तरह का भाव है जैसे कि कुछ लोग संघ के प्रति रखते हैं कि शायद तो त्याज्य संगठन है या ऐसा संघ जिससे कोई संबंध रखना नहीं चाहिए। संघ का ऐसा कोई विचार नहीं है। संघ समाज में जितने भी बड़े लोग हैं उनको दो दृष्टि से देखता है, एक आदरणीय और एक आचरणीय। अन्य संगठनों में जितने भी बड़े लोग हैं वो हम सब आदरणीय हैं। हमारे संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं वो हमारे आदरणीय के साथ साथ आचरणीय भी हैं। तो हमें कोई आदमी कांग्रेस में रहे हैं, लंबे समय पद पर रहे हैं, उससे हमारे को उनके प्रति कोई एलर्जी नहीं है। जबकि दूसरे संगठन में होता है कि उनको संघ के प्रति एक एलर्जी होती है कि ये संघ है, इससे एलर्जी है। लेकिन हमारा ऐसा कुछ मानना नहीं है। हमारा मानना यह है कि जितने भी बड़े लोग हैं, ऐसे लोग जिनका समाज में सम्मान है, जो समाज को दिशा दे सकते हैं, वो हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। और जो हमारे अपने संगठन के अगुवा हैं, मुखिया हैं, वो हमारे लिए आदरणीय होने के साथ साथ आचरणीय है। बस आदरणीय और आचरणीय का अंतर है। लेकिन दूसरे लोग हमारे को आदरणीय हमारे मानने के बजाय त्याज्य मानते हैं। ये मानते हैं कि इनसे विचार करने से वो दूषित हो जाएंगे। हमारा ऐसा विचार नहीं है। हमारे लिए यहाँ राजस्थान में भी कई बार हमारे कार्यक्रमों में वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी आते रहे हैं, वरिष्ठ नेता जो ऐसे समाज में लोग हैं वो आते रहे हैं। इवन हम छोटे नगर स्तर पर भी कार्य करते हैं तो हमारे नगर में रहने वाले जो छोटे बड़े जो सम्मान्य व्यक्ति हैं, जिनका संघ से कोई संबंध नहीं होता है लेकिन समाज में जिनकी पहचान है, उनको हम बुलाते रहते हैं। और उससे हमें दो लाभ होते हैं। एक तो हमें लाभ यह है कि उनको संघ को देखते हैं तो उनके जो कई बार कहते हैं जो हम आपके बारे में सुनते थे वैसा कुछ नहीं है। उनको संघ के बारे में पता लगता है कि संघ किस प्रकार का संगठन है और वास्तव में उनके गलतफहमियां दूर होती हैं। और संघ को उसका लाभ ये मिलता है कि बाहर जब जाते हैं, जब आदमी आता है तो उस समय संघ का विरोधी होता है या न्यूट्रल होता है। जब जहां संघ से जाता है वह विरोधी मतलब सवाल है यहाँ पे, छोटा सा एक सवाल होगा मेरा आपसे यहाँ पे। हाँ। कि आपने एक अच्छी बात कही और जो हमें पता भी चला है कि संघ ने अब नए विचारकों को बुलाना शुरू किया है कि जो थिंकर्स हैं, सोचते हैं कि संघ से उनकी आइडियोलॉजी की मैचिंग हो ना हो, लेकिन जैसे आपने कहा कि हम बुलाते हैं, उन्हें बताते हैं, जब मिलते हैं, बैठते हैं तो पता लगता है कि संघ क्या चीज है। आप ये जो कहना चाह रहे हैं, कभी कम्युनिस्टों को बुलाने की कभी कोई कोशिश की इस सिलसिले में? नहीं, मैं कम्युनिस्टों से भी हमारे कोई लड़ाई नहीं है। आज केरल में हमारा जितना विचारधारा की बात मैं वही कह रहा हूं, केरल में आज हमारा जितना केडर है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी समय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रहे थे। आज हमारे सामने केरल में सबसे बड़ा संकट ही है कि जो आदमी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर संघ के कार्यक्रम आता है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसको मारने की चेष्टा करते हैं, उसको मार देते हैं। और हमारे साथ बड़ी समस्या आज ये हो रही है केरल में कि जो उस बेचारे लोग हमारे लिए कोई हमारा जो उद्देश्य है, हमारा कम्युनिस्ट से, कांग्रेस से या किससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम भारत के समाज से है, भारत वाले नागरिकों से है और इस देश में रहने वाली समस्त सज्जन शक्तियों का संग्रह करना और सज्जन शक्तियों को संग्रह कर इस देश को परम वैभव के पद पर पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा किसी व्यक्ति से, किसी विचारधारा से कोई जगह, हर आदमी अपनी विचारधारा मानने के स्वतंत्र है। जहां लोग विचारधारा मानते हैं, हमारा यह है कि हम जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। हमारी पीड़ा यह है कि अन्य विचारधारा के लोग हमारा सम्मान करने के बावजूद हमको टॉलरेट करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, देश के नागरिक हैं, आपका देश की सेवा में कंट्रीब्यूशन है,
तो हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन उसके उल्टा हमारी पीड़ा यह है कि लोग हमें सम्मान देने की बजाय, हमारे वरिष्ठों को सम्मान देने की बजाय उनको विचारधारा में एकोमोडेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको लगता है तो जैसे अरे साहब बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो जाएगा? गए हैं, वहां मिलेंगे, उनको अपनी बात कहेंगे तो देखेंगे वो क्या कहते हैं। अभी हर आदमी का, हमारे भी मुझे आज न्यूज़पेपर में था कि कुछ लोग ये देख रहे हैं, क्रॉस हैंड रख के देख रहे हैं कि प्रणब दावा कहते क्या है। ठीक है, मैं भी एक विचारगण देख रहा हूं कि वो क्या कहते हैं, लेकिन क्या कहेंगे उसके विचार नहीं। प्रश्न है सुनने के लिए तो बुलाया जा रहा है उनको, सुनने के लिए बुलाया जा रहा है। हम भी सोच रहे हैं क्या कहते हैं, हम भी देखेंगे जी। लेकिन प्रश्न, लेकिन आप बिल्कुल सुनने के लिए बुलाया गया है, लेकिन जिन लोगों की जिज्ञासा है वो सही है, क्योंकि हमेशा एक सटीक बात करने वाले प्रणब मुखर्जी रहे हैं। और ये बात भी सही है कि कई अवसर पे कहा तो है, लेकिन अभी जैसे अपनी जो भूमिका है उसको लेकर के वो एक रिजर्व होते चले गए थे। मोहन भागवत जी को उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए रायसीना हिल्स में बुलाया, यानी कि राष्ट्रपति निवास पे भी उन्होंने बुलाया था, मिले भी थे वो उनसे। तो प्रणब मुखर्जी के संघ के लोगों से मोहन भागवत जी इस देश के नागरिक हैं, बिल्कुल, उनके पास लंबी फॉलोइंग है। अगर उनको राष्ट्रपति, इसमें गलत क्या है या इसमें आश्चर्यजनक क्या है? भारत के किसी भी नागरिक को महामहिम राष्ट्रपति को मिलने के लिए बुलाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इन बिटवीन लाइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज रूटीन थिंग। मोहन भागवत जी अपने आप में एक ऐसे मतलब शख्सियत है, ऐसे मतलब व्यक्तित्व हैं जिनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। एक विशिष्ट विचारधारा है जो देश की सेवा के लिए प्रयास रहता है, देश की सेवा के लिए समर्पित है, और उनका स्वयं का जीवन देश के लिए समर्पित है। उनको बुलाया, इसमें मैं बहुत बिटवीन लाइंस देखता नहीं। आपके पास आऊंगा मैं, वैसे लक्ष्मीकांत पारिक साहब के पास जाना चाह रहा था, लेकिन ओम जी से मेरा एक छोटा सा सवाल होगा। ओम जी, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्या संघ अछूत है? ना, बिल्कुल कुछ नहीं है, ये कोई समस्या ही नहीं है। समस्या कुल मिलाकर की है कि संघ की धारणा राष्ट्र और राज्य के बारे में जो है, संघ की धारणा संविधान को लेकर के नागरिक के लगाव के बारे में जो है, संघ का जो एक ख्याल है कि एक अखंड भारत हिंदू राष्ट्र स्थापित हो, वो सब हमारे इस संविधान के तहत, हमारे वर्तमान सारे सिलसिलों के तहत जिससे हमने आजादी हासिल की, जिससे कि हमारा देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद में हमारे यहाँ जिस तरह का समन्वय और सौहार्द चाहिए, उसमें ऐसा लगता है कि ये उग्रता पैदा करने वाली बातें हैं। मैं नहीं मानता। मैंने देखिए दत्तोपंत ठेंगड़ी को पढ़ा, उन्होंने अशोक मित्रा के साथ में जो ताल्लुक थे गोलवलकर साहब के, उनको बयान किया है। मुझे बंच ऑफ थॉट्स मैंने भी पढ़ा है, और मुझे जिन चीजों पे डिसएग्री करता हूं, जैसे मैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से देखता हूं कि जिस तरह का दुनिया बनाना चाहते हैं, उस दुनिया में सारी रेसेस को एक साथ मिला करके उनसे दोस्ताना ताल्लुकात, उनमें किसी तरह की बात ना हो। लेकिन यहां पर जो सुपरमेसी का सिलसिला है, मतलब वो सुपरमेसी का जो इम्पोज करने का एक बड़ा हल्का सा सिलसिला चलता है, वो लगता है कि वो अपने आप में फिर काफी सारे व्यवधान पैदा करता है। और यही वजह है कि सन 52 के बाद में जितने फसाद हुए हैं संप्रदायों के बीच में, और उसमें जो हिंदू संप्रदाय को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो संघ जिस तरीके से उग्रता के साथ में पेश आने का बड़े भद्र शब्दों में बयान करती है, वो अपने आप में दिक्कत देने वाला है। और इसी वजह से इसको इस तरीके से देखा जा रहा है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि अच्छी बात है, अगर प्रणब दा को बुला रहे हैं तो फिर जाके बोले ये सब बातें जो सवाल लोगों के दिमाग में बाहर रह करके रहते हैं। अगर संघ के कार्यकर्ताओं के बीच में और भगवत उन्होंने आमंत्रित किया है, बहुत अच्छी बात है। और वहां जाके कहें कि उनकी धारणा क्या है, वो क्या चाहते हैं कि संघ को कैसा स्वरूप अपना अख्तियार करना चाहिए, कौन कौन सी परिभाषाएं अपनी बदल लेनी चाहिए, ख्याल ऐसे बना लेना चाहिए जो गोलवलकर साहब से मेल नहीं खाते हों और जो दूसरे लोगों से मेल नहीं खाते, जो संघ के भागवत साहब वगैरह करते आए हैं। तो ये अगर परिवर्तन कर सकते हैं तो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन, क्योंकि ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की मदर पार्टी अगर कोई है, संघ का अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गन है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जब है तो चीजें बहुत अलग किस्म की हो जाती है। तो ये सच अपेक्षाएं की जाती है। ये छुआछूत वाला सिलसिला नहीं है, नाइत्यवाकी वाला सिलसिला है। नाइत्यवाकी में अपमान नहीं होता। अगर मैं बत्रा साहब से नाइत्यवाकी रख रहा हूं तो मैं इनका अपमान नहीं कर रहा हूं, और ये मुझसे रख रहे हैं तो ये अपमान नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल देन है जो संविधान के तहत इनको भी हासिल है और मुझे भी हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ है इस वक्त, भाजपा नेता। लक्ष्मीकांत जी, प्रणब मुखर्जी का कार्यक्रम तय हो चुका है और संघ के कार्यक्रम में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का एक तबका ये कह रहा है कि प्रणब मुखर्जी जो डिस्टेंस रखा करते थे कभी संघ की विचारधाराओं से, अब वो जा रहे हैं।
तो उनको वही सारी चीजें बोलनी चाहिए जो एक आइडियोलॉजी उनकी कहती थी। ये विचारधाराओं का फर्क हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जब वहां जाता है कि राष्ट्रभक्त संगठन को संबोधित करने वहां पर भी जा रहे हैं, देखिए कि परिदृश्य सामने आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक राष्ट्र का सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन और समरसता का संगठन है। जिस प्रकार का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो काम किए वे निश्चित रूप अनुकरणीय है, देश को नई दिशा देने वाले। मैं जिन दीक्षित साहब ने अभी कांग्रेस के नेता हैं संदीप दीक्षित साहब, उनको बयान दिया है, उनके बयानों का मैं किस प्रकार से क्या उनके बयानों को कहूं, जब जिस वाक्यांश को मैं जब दृष्टांत करता हूं और सामने आता है, तो आप देखिए जब 1948 का युद्ध होता है और कबालियों द्वारा कश्मीर पर आक्रमण होता है, राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं जिस प्रकार का अनुकरणीय कार्य करते हैं, उसके बाद में लगातार इस देश के फैसिस्ट की बात करें तो 1962 के युद्ध के बाद पंडित नेहरू राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित करते हैं और 2 दिन के काल पर 3500 से अधिक स्वयंसेवक वहां पर पहुंचते हैं और परेड के अंदर भाग लेते हैं। नेहरू जी को लगातार लोगों ने कहा कि आपका विरोध करने वाला संगठन, ये संगठन ऐसा है वैसा है, लेकिन पंडित नेहरू के तात्कालिक शब्द ये थे कि ये देशभक्त संगठन है और देशभक्त संगठन को यदि गणतंत्र दिवस में आमंत्रित करता हूं तो इस बात का मुझे गर्व है। अभी कांग्रेस के लोग शायद इस बात को भूल जाते हैं। 71 के युद्ध की बात होती है तो 65 के युद्ध की आप बात कर लें तो पहले लाल बहादुर शास्त्री पंडित गुरुजी को बुलाया और सर्वदलीय बैठक के अंदर गुरुजी के साथ चर्चा की और चर्चा के दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा के नाते दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने का काम हो या कश्मीर के अंदर बर्फ हटाने का काम हो या फिर घायल सैनिकों की देखभाल का काम हो, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को दिया। तो जिस प्रकार अनुकरणीय उदाहरण कांग्रेस के बाकी नेताओं ने दिया, मुझे लगता है कि वर्तमान कांग्रेस के लोग भी कहते तो शायद अच्छा लगता। 71 युद्ध की बात करें या मारवी की बाढ़ की बात करें या आंध्र प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का तूफान आने की बात करें, इंदिरा गांधी ने स्वयं को प्रशंसा की, उनके कार्यों के बारे में अनुकरणीय कार्य बताया और कहा कि कांग्रेस के अन्य संगठन लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि जिस प्रकार के वे काम समाज के लिए करते हैं, संघ के लोग करते हैं, वह अनुकरणीय है। तो अपने नेताओं की लंबी फहरिस्त कांग्रेस के नेताओं के लिए विचारधाराओं का फर्क हो सकता है, विचारधारा अपनी जगह प्रतिष्ठित हो सकती है, लेकिन हमारा काम क्या है, समाज के नाते, संगठन के नाते से किस प्रकार की रचना संघ की है, ये प्रदर्शित करता हूं। मैं कांग्रेस के नेताओं से आग्रह करता हूं कि प्रणब दा के वहां जाने पर प्रश्नवाची खड़ा नहीं करें, वहां पर जाने पर टिप्पणी नहीं करें, बल्कि ये देख के जिज्ञासु बनकर रहे। निश्चित रूप में जिज्ञासा सबकी है कि प्रणब दा वहां जाकर क्या कहते हैं, ये जिज्ञासा होनी चाहिए, ये सही है, ये जिज्ञासा देश के हर नागरिक की है और होनी भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वहां पर जब इंदिरा जी, नेहरू जी और माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी इस प्रकार के स्वयंसेवकों का सम्मान कर चुके हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वर्तमान कांग्रेस के नेताओं को इस प्रकार के छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए, कांग्रेस के नेताओं को किस तरह से अपनी रिएक्शंस देनी होगी, ये देखने वाली बात है। और ये शायद एक बड़ी वजह भी है कि प्रणब मुखर्जी का अपना एक इंडिपेंडेंट उनका अपना डिसीजन है, वो कहां जाते हैं, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो एक फ्री हैं और विचारधारा से उसी वक्त से, लेकिन एक व्यक्ति की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, एक अपनी आइडेंटिटी भी होती है, एक लंबे समय से आपका एक राजनीतिक सफर कैसा रहा है, आपका बैकग्राउंड क्या है। यही एक बड़ी वजह है कि लक्ष्मीकांत पारिक साहब ने जो कही, और एक माहौल भी बना हुआ है कि प्रणब मुखर्जी 7 जून को जब वहां जाएंगे तो आखिर बोलेंगे क्या। क्योंकि जैसे ओम जी ने शुरुआती दौर में एक सवाल खड़ा किया था कि जिस पार्टी से वो आए हैं, जिसकी आइडियोलॉजी उनकी रही है, जिस संगठन को लेकर के समय समय पर उन्होंने अपनी विरोध की उपस्थिति दर्ज कराई है, वो जब संगठन के सामने जाकर के कुछ चीजों को देखेंगे और हो सकता है कि जैसे अभी बत्रा साहब ने कहा कि कुछ चीजों तो लोग सुनकर के ही संघ का विरोध करते हैं, जब वहां बैठकर के चर्चा करते हैं और उसकी हकीकत से रूबरू होते हैं तो सारी चीजें क्लियर भी होते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्लेटफॉर्म क्या है और क्यों ये संगठन बना है और आज जरूरी क्यों है, क्यों सारी चीजें जो दावा किया जा रहा है संघ की तरफ से। खैर चले, लेकिन देखना होगा कि 7 जून को जब चर्चा होगी, वो अपना संबोधन करेंगे, तो उस वक्त प्रणब मुखर्जी किस तरह से संबोधित करते हैं, क्या उनके संबोधन की मुख्य बिंदु होंगे और क्या एक पूरी जो बिंदु केंद्रित किए जाएंगे वो क्या होंगे। एक बार फिर ओम सैनी साहब के पास में मैं जाना चाहूंगा। ओम जी, ये बड़ी बात कही जा सकती है कि पहली बात तो यही कहूंगा कि बुलाना और बुलाने के बाद में प्रणब मुखर्जी की सहमति देना तो निश्चित रूप से एक जिज्ञासा का एक केंद्र बिंदु, राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से देखते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग एक आइडियोलॉजी ऐसी भी लोगों की है जो ये जानना चाहती है कि वास्तव में संघ के बारे में प्रणब मुखर्जी के पहले की सोच क्या थी और आज क्या सोच हो रही है उनकी। ये भी है योगेंद्र जी, एक बात और है जो जिसकी वजह से सब जिज्ञासा पैदा हो रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वर्तमान शासन ने आने के साथ ही सबसे पहले
कांग्रेस के सारे नेताओं को समूल उखाड़ने की बात की। नेहरू के खिलाफ जिस तरीके से एक माहौल बनाया हमारे प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय शासन ने, और ये सब प्रचार किया। बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है कि भागवत ही हैं जिन्होंने कि संघ के माध्यम से नरेंद्र मोदी को आज इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया है। ऐसा सब होने के बाद में, ये सब जानने के बाद में प्रणव उधर जा रहे हैं, तो कांग्रेस के एक बुनियादी सदस्य और बुनियादी रूप से जो प्रतिपक्ष नेता हुआ करते थे और जो इन सब बातों की आलोचना करने के लिए आगे बढ़ के रहते थे, उनका वहां जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। यही वजह है कि लोग जाए, लेकिन जाने से मैं नहीं समझता कि इसका कोई फर्क पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि संघ ने उनको आमंत्रित किया और फिर वो जाके वही बोले जिस राजनीति में, जिस विचारधारा में वो परिपक्व हुए हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस का या संघ का या भारतीय जनता पार्टी का जो अपने आप में विवाद है या जो एक दूसरे के साथ में टकराव है, उस पर बोले। और कैसी भाषा में बोलते हैं और कैसे लोगों के गले उतारते हैं, अपने आप में एक आर्ट है। अगर प्रणव दा ऐसा कुछ कर देता है तो निश्चित रूप से पूरे देश में और मुझे आपको रेगुलर रखूंगा यहाँ पे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति 7 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के एक बड़े कद के नेता रहे हैं, एक अपनी उनकी आइडियोलॉजी रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, वो कभी भी एक स्वीकृति या स्वीकार्यता नहीं दी, लेकिन अब संघ के कार्यक्रम में जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रणब मुखर्जी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत साहब से भी बात की थी। यहां सवाल एक ही आता है कि देश के रहने वाले लोगों का एक संगठन है, तो संघ को एक अछूत संगठन की दृष्टि से क्यों देखा जाना चाहिए? क्योंकि एक तबका जो जिस तरह से चाहता है कि प्रणब मुखर्जी को जाना नहीं चाहिए वहां पे, और क्योंकि प्रणब मुखर्जी जब एक स्थापित राष्ट्रपति के रूप में इस देश को सेवाएं दे चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक आइडियोलॉजी से ऊपर उठ चुके हैं। ओम जी, क्या वास्तव में आदमी का एक लंबा कैरियर जिस पार्टी के साथ में रहता है, जिस आइडियोलॉजी के साथ में रहता है, क्या हम उसे बरकरार रखते हैं या फिर उसे एक तरह से कहें कि अब हम उस स्तर से ऊपर उठ गए हैं, मुल्क के राष्ट्रपति रहे? क्या सब चीजें आती हैं? योगेंद्र जी, देखिए, इस डेमोक्रेसी में संवादहीनता का कोई अर्थ ही नहीं होता जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोई बैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को सारी गतिविधियां करने की अनुमति है, संविधान से सारा सिलसिला, सारे अधिकार मिले हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई जाता है वहां, कोई बोलता है, तो वो एक बात है। लेकिन विवाद, मेरा ख्याल है, जो चर्चा का विषय बन गया, उसका कारण यह है कि प्रणब मुखर्जी जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, जिस आइडियोलॉजी के माध्यम से उनका एक कद राष्ट्रपति तक पहुंचा, तो पहुंचने के बाद में क्या उनके विचारों में परिवर्तन हो गया, या क्या उन्होंने अपने ख्यालात कुछ ऐसे बनाया है जिनके माध्यम से ऐसे सारे सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों से जो एक अपनी अलग राय रखते हैं इस मुल्क के बारे में, एक अलग तरह का सारा सिलसिला बनाना चाहते हैं, उसके साथ में समन्वय स्थापित करने की बात कहेंगे। इसलिए एक जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा को बयान करने के साथ में आप परामर्श देने लगे कि आप जाएं, आप न जाएं, ये ठीक नहीं। ऐसा है, ये उनको बुलाना भी एक साहस भरा कदम है, और उनका जाना वो भी अपना साथ में कदम है। लेकिन क्या कहेंगे, इसकी जिज्ञासा हमारे को। आपका ये जो बयान है ना, ये बयान है जो एक दरार पैदा कर रहा है। नहीं, दरार कोई पैदा नहीं। इसलिए एक साहस भरा क्यों है? भागवत, मतलब अगर ये कदम साहस बड़ा नहीं होता तो इतनी आलोचना लोग नहीं करते। लोग चिल्ला रहे हैं, सब क्या कर। जैसे मैंने कहा कि प्रणब मुखर्जी अगर उसमें जाते हैं, कांग्रेस के अगर मित्र हमारे साथ होते हैं जो हमारे साथ डिबेट में जुड़ नहीं रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता कि प्रणब मुखर्जी को क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या संघ के लोग अछूत हैं? वहां उनकी इसी देश के, इसी मुल्क के नागरिक हैं, उनका अपना एक संगठन है, देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ में महत्वपूर्ण कामों में अपना एक वर्चस्व कायम किए हैं, अपना एक एहसास करा रहे हैं, तो संगठन के उसमें क्यों नहीं जाना चाहिए? समाज के
कार्यों में जो ऑब्जेक्शन था वो जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही कुछ है कि प्रणब मुखर्जी को क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं पहले कह रहा हूँ प्रणब मुखर्जी पहले नेता नहीं है जो संघ के कार्यालय में पहले नहीं किया आपको कि अम्बेडकर साहब जा चुके हैं, गांधी जा चुके हैं, कांग्रेस में भी आपके पास आऊंगा। ओम जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का कुछ लोग खुलकर के सामने आ रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी को अपनी आइडियोलॉजी को कायम रखना चाहिए, लेकिन एक राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है, शीर्ष पद पे, हमारे देश के शीर्ष पद पे बैठते हैं। दूसरी बात यहां पे कहूंगा कि एक तबका जिसकी एक कांग्रेस में बड़ी पहचान है, कहें कि शीर्ष लीडरशिप, दिग्गज नेता, वो इस पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। उसकी वजह है वो ये बात नहीं समझ पा रहे कि देखिए, कांग्रेस का संविधान कहता है कि हम इस मुल्क को कैसा बनाना चाहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष, एक समन्वय वाला, सौहार्द वाला देश बनाना चाहते हैं। ये बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जिस आदमी ने इसको आधार मान करके और अपनी आज तक की यात्रा की, और दूसरी तरफ राष्ट्र को लेके, राज्य को लेके, समाज को लेके सारे मतभेद हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से इनको परिभाषित करता है उसमें एक हिंदू वाला सिलसिला आता है, जबकि आज मुल्क को जरूरत है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आवश्यक नहीं है कि आपकी जो बताए हुए रास्ते पे चले। गोलवलकर या हेड हमेशा कहता है हमें धर्मनिरपेक्षता की बात संघ ने की है, हमेशा संघ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा राष्ट्रवाद की बात की है। राष्ट्रवाद व्यक्ति संघ का संगठन होता है, गैर राष्ट्रवादी ताकतें संघ का स्वयंसेवक नहीं हो सकता। माफ कीजिए, मैं इसमें राष्ट्रवाद किसने कहा? गैर राष्ट्रवाद की बात देखिए, धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष संघ भी करता है, समता उन्मूलन समाज की बात संघ भी करता है, राष्ट्रवाद की बात संघ भी करता है। संघ जिस प्रकार राष्ट्रीयता की बात करता है, सामाजिक समन्वय की बात करता है और जो विचारधारा की बात करता है, निश्चित रूप से देश के अंदर बहुत बड़ी बात है और जिस दिशा में संघ लेना चाहता है। हम जी आप सेकुलरिज्म को मैं आपको विरोध कर रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। यहाँ दिक्कत क्या है, लोग उपासना पद्धति के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि संघ उपासना पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है। संघ को आप किसी उपासना पद्धति के हैं, इस देश में रहने वाले अधिकांश लोग ये तो एक ही जाति से हैं। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र और राज्य की जो परिभाषाएं दी जाती हैं, राष्ट्र और राज्य की परिभाषा कांग्रेस की अलग है, संघ की अलग है। भारतीय यहाँ जो सबसे बड़ी बात आ रही है, लक्ष्मीकांत पारिक साहब, जो बात आ रही है सबसे, और एक तबका कांग्रेस का इस पर टिप्पणी करने से बच रहा है, एक तबका है जो मुंह खोल करके बोल रहा है, बिल्कुल सामने आकर के बोल रहा है कि जो विचारधारा की बात है कि संघ की पृष्ठभूमि, आपने जैसे कहा भी और लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण की जो बात कही जाती है, वो बात पे एक तबका कांग्रेस का कह रहा है कि क्या प्रणब मुखर्जी इस बात से समझौता करेंगे कि जहां पे वो जा रहे हैं वहां एक हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ संघ के लोगों का ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र की, हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे आपने कहा कि अभी हिंदू एक कल्चर है कि राष्ट्र की परिभाषा राष्ट्रवाद की बात कही जा रही है, अभी बत्रा साहब भी शायद यही बात कहेंगे। मैं अक्सर सुनता हूं संघ के लोगों को, तो वो यही बात कहते हैं कि हिंदूवाद एक हिंदुत्व की जो भावना पैदा की जाती है, एक राष्ट्र भावना है या एक संस्कृति का नाम हिंदू है। आप ये लोग अक्सर यहाँ दिक्कत क्या होती है, धर्म निरपेक्षता की, जैसे उपासना पद्धति को नहीं केंद्र में उपासना पद्धति रखी जाती है। देखिए, धर्म निरपेक्षता की बात जो कही जाती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी, जैसे अभी लक्ष्मीकांत पारिक साहब कह रहे थे, धर्म निरपेक्षता या तो संवैधानिक दायरे वाली धर्म निरपेक्षता को अपनाया जाना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरे पार्टियां हो। धर्म निरपेक्षता की डेफिनेशन अपने अंदाज से नहीं की जानी चाहिए। नहीं, धर्म निरपेक्षता मतलब इतना ही है कि धर्म के आधार पर राज्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा जी। बाकी जो यहाँ झगड़ा पॉलिटिकल होता है, वो लोग पूजा पद्धति को जब धर्म बना करके और संघ के विरुद्ध या इस पर प्रयोग करना चाहते हैं, उनको डराते हैं एक समुदाय विशेष को कि ये आ जाएंगे तुमको खा जाएंगे। भाई अटल जी 6 साल रही, मोदी जी की सरकार 4 साल रह ली, किसको खा गए? यहां राजस्थान में भैरव सिंह सरकार 8 साल रही, 10 साल वसुंधरा जी को हो रहे हैं, किसको खा गए? लेकिन उनको एक डराना उस वर्ग को कि साहब ये आ जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपका किसका हित हुआ? आज तक कोई एक बताओ मेरा हित इस गारंट हो गया। ये धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के साथ राज्य के कार्य में किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। पूजा पद्धति अलग हो सकती है,
लेकिन हम सब लोग उसी एक परिवार से उस दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा मुझे एक रेसिपी देखनी है, ओरिजिनल पंजाबी रेसिपी चाहिए। मैं कहा बेटा अगर ओरिजिनल रेसिपी चाहिए आपको तो आप पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाओ, और वहां उसको पाकिस्तान वेबसाइट एक रेसिपी मिली, और शेफ का नाम था अजीज बत्रा। आप आश्चर्य करेंगे वो कहां से आया अजीज बत्रा। इसका मतलब कभी ना कभी वो हमारे परिवार का सदस्य रहा होगा, वो किसी समय में वो छूट करके उसने अपनी पूजा पद्धति बदल ली। आज बत्रा आपको मुसलमान मिलेगा, बत्रा हिंदुओं में मिलेगा, बत्रा सिंधी बत्रा मिल जाएगा, सिख बत्रा मिल जाएगा। कुल मिलाकर सरवार जो जब बहुत सारे परिवार हैं, आज अजमेर में देखिए चीता महराज जो परिवार हैं सब चौहान, उनके सारे गोत्र चौहानों के हैं। हमारे मैं मेवात से आता हूं, मेवात में जो जितने मेव बंधु रहते हैं उनके ज्यादातर गोत्र 76 गोत्र तो मिलते हैं मीणा बंधुओं से, और 4 गोत्र गुजर बंधुओं से मिलते हैं। इधर 100 में गद्दी मुसलमान रहते हैं, वो सब मीणा बंधुओं से मिलते हुए हैं। शेखावाटी क्षेत्र में बहुत सारे कायम खानी मुसलमान रहते हैं जो मुख्य रूप से सेना में लड़ते हैं, वो सारे उनके अलग उनके राजपूतों के अपने गोत्र हैं। तो ये सब लोग इसी देश के नागरिक हैं, इसी रहना। पूजा पद्धति में बदल ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये आप इस तरह ये जो दुष्प्रचार किया जाता है कि संघ आ जाएगा, संघ का प्रचार हो जाएगा तो आपको ये देश से निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, आपको नुकसान दे देंगे, आपको दूसरे नागरिक, इस तरह की सारी भावना अनफाउंडेड हैं। इन बातों का कोई आधार नहीं है, और संघ किसी को भी धर्म के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर किसी से कोई मतभेद नहीं रखता। और जो हमारा मानना यह है कि हमारा मानना यह है कि सज्जन शक्तियों का संग्रह करके इस देश को परम वैभव के पद पर पहुंचाने का कार्य संघ ने अपने हाथ में लिया है। सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है सर मेरा आपसे। आपने कहा कि एक भ्रांति पैदा की जाती है कि अगर संघ की विचारधारा के लोग अगर देश की सत्ता में कायम होंगे तो अराजकता होगी, ये होगी, वो होगी, जैसे अभी आपने बताया। अभी हो सकता है ऐसा कहते भी होंगे लोग। दो बातें यहां कैसे अभी आपने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि संघ किसी का बंधा हुआ नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक है, ना कुछ है। लेकिन यहां अगर बात तो इस बात को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है कि भाजपा के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम, भाजपा के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का कोई काम संघ का नहीं है। संघ में तो केवल वो लोग जो संघ से भाजपा में चले गए हैं उनकी चिंता करता है। भाजपा के लोग जो जिन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है वो उनकी संघ चिंता करता है। बाकी संघ किसी की पार्टी के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनता। संघ तो प्लेटफॉर्म इस राष्ट्र के लिए बना रहा है। हमारा काम तो इस देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, इस देश को वैभव संपन्न क्यों नहीं किया जाता है कि स्वीकार आइडियोलॉजी वहां का एक जो रूट लाइन ब्लूप्रिंट संघ के यहां से तैयार होता है। तो कांग्रेस अक्सर जो आरोप लगाती है कि सारी जो चीजें हैं वो नागपुर से तय होती हैं, तो इसे स्वीकार करने में कहां बुराई है? नहीं, अगर होती है तो स्वीकार करें ना। हाँ। आप मतलब ये कहना होती है, आप कह रहे हो, कैसे मान लें? आपने जो बातें बोली उसके मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जो लोग भाजपा संघ से भाजपा में गए हैं उनकी चिंता करना स्वाभाविक है। वो कोई इसमें थोड़ी चलेगा। नहीं, मतलब राजनीति में गए ना, तो उनकी चिंता करना हमारा स्वभाव है। उनको गाइड करना कहते हैं, गाइड करना नहीं है। वो हमसे गाइड नहीं होते, उनसे हम गाइड नहीं होते। वो अपना काम करें सर। चिंता यह है कि चिंता रहती है। उनकी चिंता की वो चिंतन वैसा ही रखें, ये कह सकते हैं। उनकी चिंता ये ना, उनकी धुलझाते रहना कि वो विचारधारा से दूर नहीं जाए। सर वही मैं कह रहा हूँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ। तो सर गाइड के लिए कहते हैं नहीं, संघ का भाजपा से जो कोई जिस तरह संबंध है उसके लिए इतना ही है कि संघ में जो लोग जो भाजपा से गए हैं, मतलब संघ से भाजपा में गए हैं, उनके विचार चिंता करना, उनके बारे में चिंतन करना, और अगर समय पर जरूरत हो तो अगर वो मार्गदर्शन मांगे तो मार्गदर्शन आवश्यक हो, जिस स्तर पर ध्यान दिया जाना। लेकिन ये कहना कि भाजपा की नीतियां वहां तय होती है, मैं समझता नहीं संघ के स्तर होता होगा। बाकी जो है योगेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पारिक साहब आपके पास आऊंगा मैं। पारिक साहब से बाद में समापन कर दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहना ही चाहता हूं कि जैसे योगेंद्र बत्रा साहब ने फरमाया कि गोत्रों में और इनमें कन्वर्टेड मतलब मुसलमान हिंदू में कोई वो नहीं, उनकी पूजा पद्धति में एक फर्क है। हमारे जितने भी नेता हुए हैं, चाहे अम्बेडकर रहे हों, चाहे रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो मुझे पता नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो एक समतावादी समाज स्थापित करना चाहता है, वो एक धर्मनिरपेक्ष समाज स्थापित करना चाहता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के विपरीत जो बात सोच रहे हैं, आपने उन सारी बुराइयों को बांधा हुआ है। आज भी आप बतरा ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान मैं तो आपको बता रहा हूं कि मतलब का बतरा
ये जो जातिवाद और वर्ण का जो सारा सिलसिला है, आप उसी ऑर्थोडॉक्सी में फंसे। नहीं, ऑर्थोडॉक्सी में फंसे हुए हैं। ऑर्थोडॉक्सी से निकालने का सिलसिला यही मेरा ख्याल है कि जो भारतीय जनता पार्टी पर या संघ पर जो ऐतराज हो रहा है वही नहीं बात हो नहीं, मुझे अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाले। मैंने तो केवल नहीं, मैंने केवल ये कहा है इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, मुझे मेरी बात कहने दें, इस देश में रहने वाले जो लोग हैं आज वो भले किसी भी पूजा पद्धति को मानते हो, लेकिन वो सारे जो है एक संतान है। हमारा किसी पूजा पद्धति से कोई विरोध है ही नहीं साहब, अकबर का डीएनए तो बिल्कुल डिफरेंट है। अकबर की जो संतानें हैं वो तो अकबर की कोई संतान यहाँ नहीं है। नहीं, मैंने इसको इंटरनेट पे गूगल किया। आप गूगल को छोड़िए, गूगल को मारिए गोली। गूगल मैंने उसको आज मैं बता रहा हूँ अकबर की संतान कौन है, अकबर संतान कौन है। मिडाइवल पीरियड पर आपने इरफान हबीब को अगर पढ़ा हो तो सब चीजें इरफान हबीब को जानते नहीं है, विद्वान उसको आप जानते नहीं है। गूगल जैसा जो एक षड्यंत्र है, जो कुछ जो इस देश के, मैं जो बात कह रहा हूँ, लक्ष्मीकांत फारिक साहब के पास में जाना चाहूंगा। हाँ लक्ष्मीकांत जी, आप बीच में कुछ कह रहे हैं, बोलो साहब। देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक की जब बात आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम पर जब चर्चा हो रही है तो मेरा बीच में बोलना वाजिब है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक रूप से कई सारे संगठनात्मक रूप से मूलतः हमारी विचारधारा मिलती जुलती है। भारतीय जनता पार्टी का जहां से देखिए कि जनता पार्टी बनती है, जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो तात्कालिक जनसंघ कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो पार्टी छोड़ी या आप कहें कि सरकार को छोड़ा, वह दोहरी सदस्य मॉडल छोड़ा, क्योंकि उस समय एक माहौल चला इस देश भर में कि जो लोग संघ की शाखाओं में जाएंगे वे जनता पार्टी के अंदर सदस्य नहीं बन सकते, वे सरकार का अंग नहीं बन सकते। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी, तात्कालिक भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के नेताओं ने उससे सरकार को ठुकरा दिया। तो राष्ट्रीय सेवक संघ से हमारा वही नाता है कि जो कि विचारधाराओं का एक विचार परिवार है। विचार परिवार के नाते कई सारी बातों की हम उनसे राय भी करते हैं, उनकी सलाह को मानते भी हैं और हम उनकी बातों की चर्चा भी करते हैं। लेकिन जहां तक सीधे तौर पर राष्ट्रीय सेवक संघ और अन्य संघ को बात की तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, सन्मान समाज की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी निश्चित रूप से इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है। भारतीय का आइडियोलॉजी हमेशा से, आज से नहीं, जब भारतीय जनसंघ बना तब से, या जब भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी तब से, हमने सदैव समाज के सभी तत्वों को एक माना है। अब आपने कहा कई बार, अभी दोनों महानुभाव चर्चा कर रहे थे, चर्चा का विषय बनता है कि जातिवाद की बात। देखिए ओम जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें जाति नहीं पूछी जाती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि माननीय महात्मा गांधी, जिसकी आज चर्चा आप कर रहे हैं,
दलित इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं काम कर रही हैं, जिसके नतीजे मेरा ख्याल है कि आने वाली राजनीति पे पड़ेगा। जी देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। संघ जब से स्थापना संघ की हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजादी से पहले हुई, तब से ही संघ नागपुर से कुछ लोगों के साथ में एक सांस्कृतिक संगठन के नाते एक लगा के एक महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी देश में निभाई जानी चाहिए। कुछ लोगों ने इसको शुरू किया, उसकी शाखाएं शुरू हुई और आज देश में एक बड़े, ये कह सकते हैं कि एक संगठन के रूप में जाना जाता है संघ। और संघ देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि में वो ताकत कही जा सकती है जो स्पर्श से अर्श तक की जो बात कहते हैं कही जाती है। यानी कि यहां मतलब सीधा है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही और दूसरी मर्तबा देश में भाजपा को क्लियर मेजोरिटी दिलाने में, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बनाने में एक बड़ी एक भूमिका कही जा सकती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए, बत्रा साहब हमारे साथ में। बत्रा साहब, प्रणब मुखर्जी को बुलाया जाना और काफी चर्चाएं जो जिस तरह की चल रही हैं, संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया है कि प्रणब मुखर्जी को जाना नहीं चाहिए, कि धर्मनिरपेक्ष हैं और संघ को लेकर के उन्होंने कहा है कि एक कट्टरपंथी ताकत है और चरमपंथी ताकत है, देश में ऐसी विचारधारा को कोई जगह नहीं है। देखिए, ऐसा है कि प्रणब मुखर्जी साहब जा रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी संघ के कार्यक्रमों में पूजनीय बापू आ चुके हैं, माननीय अंबेडकर साहब को संघ के कार्यक्रमों में आ चुके हैं। उन्होंने वहां पर जाकर संघ के कार्यक्रम देख करके उन कार्यक्रमों की प्रशंसा भी की है और संघ का किसी व्यक्ति विशेष से कोई ना तो विरोध है और ना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति इस तरह का भाव है जैसे कि कुछ लोग संघ के प्रति रखते हैं कि शायद तो त्याज्य संगठन है या ऐसा संगठन जिससे कोई संबंध रखना नहीं चाहिए। संघ का ऐसा कोई विचार नहीं है। संघ समाज में जितने भी बड़े लोग हैं उनको दो दृष्टि से देखता है, एक आदरणीय और एक आचरणीय। अन्य संगठनों में जितने भी बड़े लोग हैं वो हम सब आदरणीय हैं। हमारे संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं वो हमारे आदरणीय के साथ साथ आचरणीय भी हैं। तो हमें कोई आदमी कांग्रेस में रहे हैं, लंबे समय पद पर रहे हैं, उससे हमारे को उनके प्रति कोई एलर्जी नहीं है। जबकि दूसरे संगठन में होता है कि उनको संघ के प्रति एक एलर्जी होती है कि ये संघ है, इससे एलर्जी है। लेकिन हमारा ऐसा कुछ मानना नहीं है। हमारा मानना यह है कि जितने भी बड़े लोग हैं, ऐसे लोग जिनका समाज में सम्मान है, जो समाज को दिशा दे सकते हैं, वो हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। और जो हमारे अपने संगठन के अगुवा हैं, मुखिया हैं, वो हमारे लिए आदरणीय होने के साथ साथ आचरणीय है। बस आदरणीय और आचरणीय का अंतर है। लेकिन दूसरे लोग हमारे को आदरणीय हमारे मानने के बजाय त्याज्य मानते हैं। ये मानते हैं कि इनसे विचार करने से वो दूषित हो जाएंगे। हमारा ऐसा विचार नहीं है। हमारे लिए यहाँ राजस्थान में भी कई बार हमारे कार्यक्रमों में वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी आते रहे हैं, वरिष्ठ नेता जो ऐसे समाज में लोग हैं वो आते रहे हैं। इवन हम छोटे नगर स्तर पर भी कार्य करते हैं तो हमारे नगर में रहने वाले जो छोटे बड़े जो सम्मान्य व्यक्ति हैं, जिनका संघ से कोई संबंध नहीं होता है लेकिन समाज में जिनकी पहचान है, उनको हम बुलाते रहते हैं और उससे हमें दो लाभ होते हैं। एक तो हमें लाभ यह है कि उनको संघ को देखते हैं तो उनके जो कई बार कहते हैं जो हम आपके बारे में सुनते थे वैसा कुछ नहीं है। उनको संघ के बारे में पता लगता है कि संघ किस प्रकार का संगठन है और वास्तव में उनकी गलतफहमियां दूर होती हैं और संघ को उसका लाभ ये मिलता है कि बाहर जब जाते हैं, जब आदमी आता है तो उस समय संघ का विरोधी होता है या न्यूट्रल होता है। जब जहां संघ से जाता है विरोधी जो मतलब सवाल है यहाँ पे, छोटा सा एक सवाल होगा मेरा आपसे यहाँ पे कि आपने एक अच्छी बात कही और जो हमें पता भी चला है कि संघ ने अब नए विचारकों को बुलाना शुरू किया है कि जो थिंकर्स हैं, सोचते हैं कि संघ से उनकी आइडियोलॉजी की मैचिंग हो ना हो, लेकिन जैसे आपने कहा कि हम बुलाते हैं, उन्हें बताते हैं, जब मिलते हैं, बैठते हैं तो पता लगता है कि संघ क्या चीज है। आप ये जो कहना चाह रहे हैं, कभी कम्युनिस्टों को बुलाने की कभी कोई कोशिश की इस सिलसिले में? नहीं, मैं कम्युनिस्टों से भी हमारे कोई लड़ाई नहीं है। आज केरल में हमारा जितना विचारधारा की बात मैं वही कह रहा हूं, केरल में आज हमारा जितना केडर है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी समय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रहे थे। आज हमारे सामने केरल में सबसे बड़ा संकट ही है कि जो आदमी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर संघ के कार्यक्रम आता है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसको मारने की चेष्टा करते हैं, उसको मार देते हैं। और हमारे साथ बड़ी समस्या आज ये हो रही है केरल में कि जो उस बेचारे लोग हमारे लिए कोई हमारा जो उद्देश्य है
हमारा कम्युनिस्ट से, कांग्रेस से या किससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम भारत के समाज से है, भारत वाले नागरिकों से है, और इस देश में रहने वाली समस्त सज्जन शक्तियों का संग्रह करना और सज्जन शक्तियों को संग्रह कर इस देश को परम वैभव के पद पर पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा किसी व्यक्ति से, किसी विचारधारा से कोई जगह, हर आदमी अपनी विचारधारा मानने के स्वतंत्र है। जहां लोग विचारधारा मानते हैं, हमारा यह है कि हम जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। हमारी पीड़ा यह है कि अन्य विचारधारा के लोग हमारा सम्मान करने के बाद भी हमको टॉलरेट करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, देश के नागरिक हैं, आपका देश की सेवा में कंट्रीब्यूशन है, तो हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन उसके उल्टा हमारी पीड़ा यह है कि लोग हमें सम्मान देने की बजाय, हमारे वरिष्ठों को सम्मान देने की बजाय उनको विचारधारा में एकोमोडेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको लगता है तो जैसे अरे साहब बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो जाएगा? गए हैं, वहां मिलेंगे, उनको अपनी बात कहेंगे तो देखेंगे वो क्या कहते हैं। अभी हर आदमी का, हमारे भी जैसे आज न्यूज पेपर में था कि कुछ लोग ये देख रहे हैं, क्रॉस हैंड रख के देख रहे हैं कि प्रणब दावा कहते क्या है। ठीक है, मैं भी एक विचारधारा देख रहा हूं कि वो क्या कहते हैं, लेकिन क्या कहेंगे उसके विचार नहीं। प्रश्न है, सुनने के लिए तो बुलाया जा रहा है उनको, सुनने के लिए बुलाया जा रहा है। हम भी सोच रहे हैं क्या कहते हैं, हम भी देखेंगे जी। लेकिन प्रश्न, लेकिन आप बिल्कुल सुनने के लिए बुलाया गया है, लेकिन जिन लोगों की जिज्ञासा है वो सही है, क्योंकि हमेशा एक सटीक बात करने वाले प्रणब मुखर्जी रहे हैं। और ये बात भी सही है कि कई अवसर पे कहा तो है, लेकिन अभी जैसे अपनी जो भूमिका है उसको लेकर के वो एक रिजर्व होते चले गए थे।